तालाबपुर गांव में बल्लू और बलराम नाम के दो लड़के रहा करते थे। वो दोनों कोई काम धंधा नहीं करते थे, बल्कि वो गांव में चोरियां किया करते थे। उनकी हरकतों की वजह से सारा गांव परेशान था। वो सुबह से लेकर शाम तक कन्नू चाय वाले की दुकान पर बैठा करते और किसी न किसी के घर पर चोरी करने की प्लानिंग करते। बलराम और बल्लू कन्नू की दुकान पर बैठे हुए चाय पी रहे थे। क्यों भाई, ऐसी क्या आफत आ गई? अच्छा खासा तो कस्बा है हमारा। तू समझ नहीं रहा बल्लू, कस्बे के सारे लोग जान गए हैं कि हम दोनों चोर हैं, इसीलिए कोई हम दोनों की इज्जत नहीं करता। अरे इज्जत का क्या अचार डालेंगे, हमें तो बस पैसे चाहिए। बेवकूफ़ कहीं के, मैं तुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तेरी खोपड़ी में मेरी बात फिट ही नहीं हो रही। बल्लू, कस्बे के सारे वासी अब हमसे बहुत चौकन्ने हो गए हैं। पिछले एक हफ्ते से हम जिस किसी के भी घर में चोरी करने के लिए घुसते हैं, उस घर का कोई ना कोई आदमी हमारा खैर मकदम करने के लिए पहले से ही बैठा होता है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है बलराम, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हम दोनों के पास जो कुछ बचे कुचे पैसे थे वो तो खत्म हो गए। तभी वहाँ पर गांव का मुखिया आकर कन्नू से बोला, अरे गल्लू भाई, कल मेरी बिटिया की शादी है, मैं तुम्हें न्योता देने आया हूँ। आखिरकार तुम हमें कई सालों से अपने हाथ की बनी हुई चाय पिला रहे हो। मुखिया को देखकर बल्लू खुश होते हुए बोला, ये क्या मुखिया जी, सिर्फ कल्लू भाई को न्योता दोगे, हमें और बलराम को न्योता नहीं दोगे? तुम लोग तो मेरा घर के आसपास भी मत भटकना। भला ये क्या बात हुई मुखिया जी, हम भी इसी गांव के रहने वाले हैं। तुम इस गांव के वासी होने के नाम पर धब्बा हो। याद रखना, मैंने सिर्फ तुम लोगों की खैर मकदम के लिए घर के बाहर लटक बैठा रखे हैं। अगर तुम दोनों मेरे घर के आसपास भी दिखाई दिए तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़वा दूंगा। इतना कहकर मुखिया नाराज होकर वहाँ से चला गया। ये मुखिया पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगा है। सही बोल रहे हो बलराम, ये तो कल्लू भाई के सामने हमारी बेइज्जती करके चला गया। माना कि हम दोनों चोर हैं, पर हमारे भी कोई इज्जत है। चोर होने के साथ साथ हम इस गांव के वासी भी है। अगर ये मुखिया हमें न्योता दे देता तो भला इसका क्या बिगड़ जाता? कोई बात नहीं बलराम, आज रात हम दोनों इस मुखिया के घर पे ही चोरी करेंगे और इसके उन लठेतों को भी देख लेंगे जो इसने हमारी खैर मकदम के लिए रखे हैं। रात के वक्त बल्लू और बलराम मुखिया के घर के पास पहुंचकर चौकन्नी नजरों से इधर उधर देखने लगे। मुखिया ने अपने घर के बाहर कुछ आदमी बैठा रखे थे जिनके पास लाठियां मौजूद थीं, मगर बल्लू और बलराम छत पर चढ़ने में माहिर थे। कुछ ही पलों में वो दोनों मुखिया के घर के छत पर चढ़ गए और उसके बाद वो दोनों मुखिया के घर के अंदर चले गए और बलराम ने बल्लू से कहा, इसके पास तो बहुत सारा पैसा है बल्लू, इस सारे सोने को तो बेचकर हम दोनों बेहद अमीर हो जाएंगे। मगर बल्लू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। बात तो तुम्हारी सही है बलराम, लेकिन सोचो, कल मुखिया की बेटी की शादी है। अगर हमने ही सारा सोना चुरा लिया तो उसकी बेटी की शादी रुक जाएगी। ये कैसी बातें करने लगा है तू? अचानक से तेरे में अच्छाई कैसे जाग गई? देखो, हम दोनों चोर हैं बलराम, लेकिन पापी नहीं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ आए हैं तो कुछ तो चुरा कर जाएंगे। तभी बल्लू की नजर तिजोरी की साइड में रखी एक कड़े पर पड़ी जिसमें हीरे ही हीरे जड़े हुए थे। खाली हाथ नहीं जाएंगे बलराम, हम दोनों इस हीरे से जड़े हुए कड़े को लेके जाएंगे। मान गए तुझे मेरे दोस्त। बल्लू ने जैसे ही कड़ा उठाया तभी घर के अंदर बाहर सायरन की आवाज गूंज उठी। अजीब बात है बल्लू, हमने जब इस सोने को हाथ लगाया तब सायरन नहीं बजा, लेकिन जैसे ही इस कड़े को तुमने उठाया सायरन बज उठा। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है बलराम कि आखिर इस कड़े में ऐसी क्या बात है जिसके लिए मुखिया ने इतनी टाइट सिक्योरिटी रखी है। मुझे लगता है कि इसमें जड़े हुए हीरे बेहद ही कीमती होंगे। तभी बल्लू और बलराम के कानों में बहुत से लोगों के जूते की आवाजें टकराईं। लगता है वो सब इसी कमरे की ओर आ रहे हैं। अब हम क्या करें? अगर हम दोनों पकड़े गए तो मुखिया हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा।
जो भी होगा देख लेंगे। इस कड़े को अपनी जेब में छुपा ले। तभी वहाँ पर मुखिया अपनी सिक्योरिटी को लेकर आ गया और बल्लू और बलराम को देखते हुए नाराज होकर बोला, देखते क्या हो, पकड़ लो इन दोनों को। वो कड़ा मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। बल्लू और बलराम भागने में भी माहिर थे। वो दोनों बहुत फुर्ती से वहाँ से भाग गए, मगर वो दोनों इतने घबराए हुए थे कि वो शहर की ओर नहीं बल्कि जंगल की ओर भाग गए। भागते भागते वो एक बड़ी सी नदी की तरफ आ गए। लगता है हम दोनों घबरा कर उल्टी तरफ भाग गए। सही कह रहा है यार, अब क्या करें? लगता है इस बार हम दोनों पक्के पकड़े जाएंगे। तभी बल्लू और बलराम की नजर मुखिया पर पड़ी, जो बहुत से गार्ड लेकर उन्हीं की ओर आ रहे थे। बल्लू, तुझे तैरना आता है? हाँ, मुझे तैरना आता है, लेकिन इतनी बड़ी नदी हम कैसे पार करेंगे? जो भी होगा देख लेंगे। फिलहाल तो अपनी जान बचाओ। बल्लू और बलराम दोनों नदी में कूद गए, मगर नदी इतनी बड़ी थी कि वो दोनों तैरते तैरते थक गए, मगर नदी का किनारा आने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी एक बहुत बड़ा मगरमच्छ उन दोनों के सामने आ गया। हमारे साथ तो वही हो गया बलराम कि आसमान से गिरे और खजूर पर लटके। ये मगरमच्छ हमें नहीं छोड़ेगा। हिम्मत मत हारो बल्लू, हमने इतने बड़ी मुसीबत का सामना मिलकर किया है। इस मगरमच्छ की क्या औकात है? पागल हो गया है क्या? इंसानों की बात अलग है, मगरमच्छ की बात अलग है। तुझे लगता है तू इस मगरमच्छ के एक दांत को भी तोड़ पाएगा? अरे ये हमें जिंदा चबा जाएगा। हम दोनों बीच नदी में फंसे हुए हैं, कुछ सोच। सब तेरी वजह से हुआ है बल्लू। छे खासे हम दोनों उन जेवरों को उठाकर भाग जाते, समझे, और उन्हें बेच देते। लेकिन नहीं, तुम्हारे अंदर तो राजा हरिश्चंद्र सवार हो गए थे। अचानक तुम्हारे जहन में गांव के लिए और मुखिया के बेटी के लिए इतनी मोहब्बत हो गई कि तुम्हें उनकी फिक्र होने लगी। अब भुगतो। मुझे क्या पता था कि उस कड़े को उठाना हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत की वजह बन जाएगा। तभी उस मगरमच्छ ने बलराम के ऊपर हमला बोल दिया। बलराम मगरमच्छ से बचने के लिए पानी के अंदर तेजी से तैरने लगा, लेकिन मगरमच्छ का एक पंजा बलराम के माथे पर लग चुका था। बलराम बेहोश होकर पानी की गहराइयों में चला गया। इधर बल्लू बलराम को पानी में तलाश रहा था कि तभी उसे मगरमच्छों का एक पूरा झुंड नजर आया। बल्लू अपनी जान बचाने के लिए तेजी से नदी के किनारे पर जाने के लिए तैरने लगा। कुछ ही वक्त में बल्लू नदी के किनारे पर आंसू लिए खड़ा हुआ था। हम दोनों पिछड़ नहीं सकते दोस्त, मैं तुझे इस पानी में जरूर तलाश करूंगा, तुझे कुछ नहीं हो सकता। इधर बलराम को पानी के अंदर अचानक होश आ गया, मगर आसपास का मंजर देखकर उसके हैरत की इंतहा नहीं रही। वो एक पानी के गांव में था, जहां बहुत से लोग उसे हैरत भरी नजरों से देख रहे थे। तुम्हारे सर पर अभी अभी पट्टी बंदी है, तुम्हारे ऊपर मगरमच्छ ने हमला किया था। अच्छा हुआ कि मेरी नज़र तुम पर पड़ गई, नहीं तो मगरमच्छ के हमले से बहुत कम ही बच पाते हैं। लेकिन ये जगह कौन सी है और तुम सब सांस कैसे ले रहे हो? सांस तो तुम भी ले रहे हो बेटा। अरे हाँ, इस बात पर तो मैंने गौर ही नहीं किया। मैं पानी के अंदर सांस कैसे ले सकता हूँ? ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? बलराम गांव को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। बलराम ने देखा कि उस गांव में सुख सुविधा की हर चीज मौजूद थी। उस गांव में खेती भी थी, स्कूल भी थे और अच्छे अच्छे मकान भी बने हुए थे। मुझे पता है कि तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, पर यकीन मानो, जब मैंने भी पहली बार इस मंजर को देखा था तो मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ था। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। अगर तुम्हें मेरी बात का मतलब समझना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा इस गांव के मुखिया के घर पर। बलराम उस बूढ़े के साथ उस पानी के गांव में मुखिया के घर के अंदर चला गया। बलराम ने देखा कि मुखिया की बहुत बड़ी हवेली बनी हुई थी और मुखिया एक कुर्सी पर परेशान होकर बैठा हुआ था। अरे तुम तो पृथ्वी के रहने वाले लगते हो। आपने बिल्कुल सही कहा।
किसी जमाने में हम भी धरती पर ही रहा करते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही मुखिया जी कि ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो सकता है। पानी में इंसान कुछ मिनट से ज़्यादा सांस नहीं ले सकता, लेकिन आप सब तो यहाँ ऐसे रह रहे हैं कि जैसे आपको पानी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और मैं भी यहाँ सांस ले पा रहा हूँ। एहसान करके इस रात से पर्दा उठाइए। दरअसल तुम जितने भी लोगों को देख रहे हो वो सब किसी ज़माने में जिंदा थे। इनमें से अब कोई भी जिंदा नहीं है, हम सब शापित हैं। मुखिया की बात सुनकर बलराम फटी फटी आंखों से मुखिया को देखते हुए बोला, तो क्या मैं भी शापित हो गया हूँ? नहीं, तुम शापित नहीं हुए। तुम तो ज़रूर बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हो, वरना तुम्हें शापित गांव में नहीं आ पाते। इस गांव को सिर्फ वही देख सकता है जिसका मन इस पानी की तरह साफ हो। अब शायद आपको किसी ने गलत जानकारी दी है मुखिया जी। मैं तो चोर हूँ। चोरी शायद तुम मजबूरी में करते होगे, पर तुम्हारा मन अभी भी साफ है। हम सारे गाँव वासी पिछले 50 सालों से उस इंसान की राह देख रहे हैं जो हमें इस श्राप से मुक्ति दिला सके, मगर इस 50 सालों में बहुत से लोग आए और हमें श्राप से रिहा करने की बात कर कर वापस चले गए और दोबारा कभी लौट कर नहीं आए। बलराम को उस मुखिया पर और गांव वालों पर बहुत ज्यादा तरस आया। मुझे बताइए मुखिया जी, आप सबको इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? मैं आप सबका साथ देने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले तुम्हारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम सब शापित कैसे हुए। आज से 50 साल पहले ये गांव दरिया के किनारे पर था और मैं इस गांव का मुखिया था। एक दिन मैं जंगल की तरफ जंगल के रास्ते पर भटक गया और वहाँ मुझे एक साधु मिले जिनके जिस्म से खून बह रहा था। दरअसल उनकी बाह में एक तीर लगा हुआ था और साधु के हाथ में हीरे से जड़ा एक कड़ा था। वो कड़ा बेहद ताकतवर था और जादुई भी। उस वक्त साधु अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उस साधु ने वो कड़ा मुझे दे दिया और साथ ही साथ ये जानकारी भी दी कि ये कड़ा जिस किसी भी इंसान के पास रहेगा उस इंसान के पास सोने की कोई कमी नहीं होगी। मगर याद रखना, अगर किसी गलत इंसान ने तुमसे ये कड़ा चुरा लिया तो तुम और तुम्हारा कस्बा शापित हो जाएगा और तुम्हारा पूरा गांव तालाब में डूबकर मर जाएगा। लेकिन तुम सब मर के भी मरोगे नहीं और पानी के अंदर ही जिंदा रहोगे और तालाब के पानी से बाहर कभी नहीं जा पाओगे। मुखिया की बात सुनकर बलराम गहरी सोच में पड़ गया। बलराम ने अपने साथ घटी घटना मुखिया को बता दी कि किस तरह से वो उस गांव के मुखिया की तिजोरी से ठीक वैसा ही हीरा जड़ित कड़ा चुराकर भागे थे जिस कड़े की वो बात कर रहा था। मैं जानता हूँ, दरअसल तुम्हारे गांव के मुखिया के पूर्वज डकैती किया करते थे। वो लोगों को जान से मारकर उनका सोना छीन लिया करते थे और एक दिन उस मुखिया का दादा मेरे घर में घुस आया। अरे वाह, इतना सारा सोना, मजा ही आ गया। और उस कड़े को चुरा कर ले गया। अगले ही दिन हमारा पूरा कस्बा तालाब में डूब गया और तब से हम लोग ऐसे ही इसी तालाब के अंदर रहते हैं। वो कड़ा मेरे दोस्त बल्लू के पास है। बताइए मुझे उस कड़े का क्या करना होगा? कुछ नहीं, तुम्हें सिर्फ उस कड़े को अपने कस्बे के मुखिया के आगे तोड़ना है और कड़ा तोड़ते ही हम सब शाप से रिहा हो जाएंगे। लेकिन मेरा दोस्त बल्लू पता नहीं कहाँ होगा। तालाब का मुखिया रहस्यमयी तरह से मुस्कुराता हुआ बोला, तुम्हारा दोस्त तालाब के उस पार किनारे पर बैठा हुआ रो रहा है। हम गाँववासी तुम्हें उस तालाब के किनारे पहुंचा देंगे। तालाब के मुखिया ने बलराम को दूसरे छोर के किनारे पर पहुंचा दिया। बलराम ने देखा बल्लू आंखों में आंसू लिए हुए तालाब को ही देख रहा था। बलराम को देखकर बल्लू खुश हो गया। बलराम ने एक ही सांस में सारा मसला बल्लू को बता दिया। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। सही कहा बल्लू, चलो मुखिया के पास चलते हैं। इधर मुखिया अपने आदमियों के साथ गुस्से में बैठा हुआ था कि तभी बल्लू और बलराम उसके सामने आ गए।
तुम दोनों ने मेरे नाक में दम कर रखा है। सीधी तरह से वो कड़ा मेरे हवाले कर दो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। हम सब कुछ जान गए हैं मुखिया, तुम्हारे अमीर होने का राज भी और तुम्हारे पूर्वज डाकू थे इस बारे में भी। पकड़ लो इन दोनों नमूनों को और मार मार कर हालत खराब कर दो। तभी बल्लू ने अपनी जेब से वो कड़ा निकालकर जमीन पर बुरी तरह से पटक दिया। कड़ा चकनाचूर हो गया और उसमें जड़े थीरे गिर पड़े और कुछ ही वक्त में उस तालाब के सारे वासियों की आत्माएं निकलकर बाहर आ गईं। वो सभी गांववासी श्राप से आजाद हो गए और मुखिया नजरें नीची करके चला गया।